रेवेन्यू कलेक्शन जो पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट ने की थी वो 3.84 ट्रिलियन थी। 3.84 खरब रुपए एफबीआर ने कलेक्ट किए थे। तो ये इनको विरसे में मिला। ये कहते हैं ना, हमें विरसे में तो बहुत बुरी चीजें मिली। तो 3.84 ट्रिलियन रेवेन्यू कलेक्शन थी एफबीआर की, जो कि तवातुर के साथ माजी की हुकूमतों ने इजाफा करते हुए उसको 3.84 खरब रुपए पे लाकर खड़ा किया था। तो 2019 जब इनका पहला साल कंप्लीट हुआ तो उम्मीद ये थी कि अब तो नेक लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, फरिश्ते हैं जो हुकूमत कर रहे हैं, तो टैक्स कलेक्शन इंप्रूव होगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बजाय इसके कि टैक्स कलेक्शन बढ़ती 2019 में 3.84 खरब रुपए से गिर के 3.28 खरब पे हो गई, कम हो गई। 3.84 ट्रिलियन इनहेरिट किया, बट अपने एक साल के बाद परफॉर्मेंस 3.2 ट्रिलियन पर लाकर खड़ी की। और ये मौजूदा साल, आपको याद होगा पिछले साल उन्होंने कहा था कि जी पूरा माली साल हमको नहीं मिला था। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो अनबिलीवेबल टैक्स टारगेट बना के चले गए, तो इसलिए हम वो नहीं कर पाए। तो लोगों ने सोचा चलो यार 2019-20 में तो कंप्लीट साल उनके पास है, बजट उन्होंने खुद बनाया। तो आपको याद होगा इन्होंने इनिशियली अपना जो टैक्स का टारगेट दिया था, अगर आप बजट दस्तावेजात को उठा के देखें तो वो था 5.5 ट्रिलियन रुपीस, 5.5 खरब रुपए। टैक्स डॉक्यूमेंट्स में है, ये बजट डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं। कलेक्ट कितना किया 30 जून 2020 को? 3.96 खरब। 3.96 खरब, यानी कि 1.5 खरब अपने टारगेट से कम अचीव किया इन लोगों ने। यह है इनकी परफॉर्मेंस, यह है इनकी गुड गवर्नेंस, यह है इनकी टैक्स कलेक्शन। मैं इसके मुकाबले में अपनी हुकूमत की मिसाल देना चाहूंगा आपको। हम तो बुरे हैं, इतने काबिल भी नहीं है। हमें जब, और 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी ये लोग बात करते हैं, जब 2010 में 18वीं आईनी तरमीम पास हुई और सिंध रेवेन्यू बोर्ड मार्जे वजूद में आया, तो हमने एफबीआर से जो इनहेरिट किया था निजाम 2010-11 में, उसमें टोटल कलेक्शन थी 9 अरब रुपए, 9 अरब 9 बिलियन, जो इस साल हम बढ़ा के 105 बिलियन पर लेकर गए, 105 अरब रुपए। तमाम मुश्किलात के बावजूद, तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम साजिशों के बावजूद 9 अरब इनहेरिट किया, 105 अरब पे खड़े। इन्होंने 3.84 खरब इनहेरिट किया, 3.9 पर खड़े। यह है इनकी परफॉर्मेंस। आजकल ये बहुत बगले बजाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। जब माजी में स्टॉक एक्सचेंज का बूम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में आया था, तो ये लोग कहते थे कि स्टॉक मार्केट कोई बैरोमीटर नहीं है किसी मुल्क की मईशत को जज करने का। सब कहते थे, हम बार बार कहते थे कि स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म कर रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, यह शो करता है कि एक इन्वेस्टर कंफर्टेबल है आपके मुल्क में इन्वेस्ट करने से। ये हमारी बात नहीं मानते थे। आज ये बड़ा फखरिया कहते हैं कि स्टॉक मार्केट देखें आप 40,000 पॉइंट पर पहुंच गई है। मैं जरा इनके गोश गुजार कुछ और हकाइक रखना चाहूंगा। जब अगस्त 2018 में इनको इख्तिदार मिला, 17 अगस्त 2018 की स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स में बता रहा हूं, आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। 17 अगस्त 2018 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स था 42,446, 42,446। ये सिस्टम इन्होंने इनहेरिट किया।
جو कि इनके इख्तिदार के दौर में गिरकर 27,228 पॉइंट तक पहुंचा। इसकी जिम्मेदारी तो आप किसी और हुकूमत को नहीं दे सकते ना। इसकी जिम्मेदारी तो आप आसिफ अली जरदारी साहब को, गिलानी साहब को, राजा परवेज अशरफ को, बिलावल साहब को, मुराद अली शाह साहब को, मियां नवाज शरीफ को तो नहीं दे सकते ना कि आप निजाम इनहेरिट करते हैं जब स्टॉक एक्सचेंज 42,000 पॉइंट्स पर खड़ी है, जो आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से गिरकर 28,000 पॉइंट्स पर आ गई। चूंकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आपकी पॉलिसीज में नहीं था, लोग घबरा रहे थे आपके दौरे हुकूमत में इन्वेस्ट करते हुए, तो आप उसकी बात नहीं करते हैं। आप बात करते हैं आज स्टॉक एक्सचेंज 40,000 पॉइंट पर खड़ी है। मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि यार 42,000 पॉइंट्स को इनहेरिट कर रहे हो, उसको बढ़ा के बजाय इसके 50,000 पॉइंट तक पहुंचे, जो कि माजी में हमारी स्टॉक एक्सचेंज पहुंची है, उसको भी गिरा के आप 28,000 से बढ़ा के 40,000 पर लाते हैं और कहते हैं हमने तो बड़ा तीर मारा है। ये शो करता है, ये नंबर्स, एक एक चीज जो मैं आपको दे रहा हूं, ये ऑथेंटिक फिगर्स हैं। इसको आप कोरॉबरेट कर सकते हैं। अभी आप ऑनलाइन चेक कर लेंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर चले जाएं, आप चेक कर सकते हैं कि 27 अगस्त 2018 को इंडेक्स क्या था और आज क्या है। आप चेक कर सकते हैं कि 17 अगस्त 2018 को इंडेक्स क्या था और मार्च 2020 में इंडेक्स किस लेवल पर पहुंचा था। यह है इनकी परफॉर्मेंस का लेवल। आखिरी चीज, मैं पोलियो के ऊपर बात करना चाहूंगा। दुनिया भर में पोलियो की बीमारी अब ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो चुकी है। और आपको याद होगा कि लेडी हेल्थ वर्कर्स और पोलियो वर्कर्स का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 1993 की हुकूमत में पाकिस्तान में लाया गया और एक स्ट्रैटेजी बनाई गई कि किस तरीके से आप पोलियो के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, कैसे उसकी रोकथाम कर सकते हैं और कैसे अपनी आने वाली नस्लों को इस कंडीशन से, इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। 1993-94 से लेकर 2018 तक बड़ा काम हुआ पोलियो के हवाले से, बड़ा काम हुआ। तमाम हुकूमतों ने जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी पोलियो को, वो प्रायोरिटी मिली। नतीजा क्या हुआ? 2018 में जब इमरान खान नियाज़ी साहब को इख्तिदार मिला तो पाकिस्तान में 12 नए केसेस आए। 2018 में 12, कुल 12 नए केसेस पोलियो के पाकिस्तान भर में 2018 में आए। यानी कि यह निजाम इन्होंने इनहेरिट किया था माजी की हुकूमतों से। वो पोलियो केस 2019 में जब इनका पहला साल खत्म होता है तो 147 नए केसेस आए, 147। ये फिगर्स आप चेक कर सकते हैं। निजाम इनहेरिट क्या किया? 12 नए केसेस का, 12 नए केसेस पूरे 2018 में आए, जिसमें 8 महीने तो दूसरी हुकूमतों के हो गए, 4 महीने आपको मिले। 2019 का जब आप पूरा साल देखते हैं, जनवरी से दिसंबर, तो 147 नए केसेस आते हैं, 147। 2020 जिसके अभी 8 माह कंप्लीट हुए हैं, 8 माह, उसमें 65 नए केस आ गए, 65। यह शो करता है कि इंसानी जान के मामले में, हमारे आने वाली नस्लों के मामले में, हमारे जो फूल हैं उसके बारे में भी ये लोग कितने नेग्लिजेंट हैं, कितनी लापरवाही है, कितनी लैक ऑफ प्रायोरिटी है। मैंने जितनी बातें अभी की हैं ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पर मबनी है। मैंने कोई सियासी बात नहीं की। सियासी बात पर मैं इख्तिताम करूंगा। ये जितने नंबर्स मैंने आपको दिए हैं, इन नंबर्स को आप प्लीज चेक करें और इनके जब वुजरा या इनके चैंपियन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सवालात उनसे पूछें, क्योंकि वो हर चीज का मलबा तो माजी की हुकूमतों पर नहीं डाल सकते। अब ये लोग जिम्मेदार हैं, इख्तिदार इनके पास है,
नेक नियत हैं, केपेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, ईमानदार हैं, फरिश्ते हैं, लेकिन कारकर्दगी जो है सिफर, अंडा अंडा और कुछ नहीं। मैं सिर्फ कुछ वादे याद दिलाना चाहूंगा। 1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तानियों को मिलेंगी। कहते ना मेरे पाकिस्तानियों 1 करोड़ नौकरियां। मेरे ख्याल में कुछ अपने दोस्त यारों को नौकरियां दी हैं उन्होंने, किसी को स्पेशल असिस्टेंट बना दिया है, किसी को मुशीर लगा दिया है। लोगों को तो नौकरियां नहीं मिली, बल्कि लोगों का रोजगार छीना गया है। बेरोजगारी में इन 2 सालों में इजाफा हुआ है। और आपको याद होगा कुछ इश्तहारात जो इनके कुछ इदारों के हवाले से, नौकरी के हवाले से अखबार में छपे थे, उसमें माशाल्लाह कराची का कोई शेर ही नहीं था। ये कराची के हुकूक के दावेदार बनते हैं, बड़े अलमबदार बनते हैं। उस ऐड में आपको कराची को काट दिया गया था। ये हाल है इनकी कराची से मोहब्बत का, कराची से लगाव का। 50 लाख घर बनाने का ऐलान किया था। अगर कुछ हुआ है इस सिलसिले में तो मुझे बता दें। बस वो इंक्रोचमेंट माशाल्लाह जो हो रही है वही है नफीस लोगों की। लेकिन 50 लाख घरों का वादा था, मेरा नहीं, पीपल्स पार्टी का नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। या मैं तो कहता हूं पाकिस्तान तहरीक इंतकाम है पाकिस्तान की आवाम के साथ। ये तो वादा किया था मैं मर जाऊंगा, IMF नहीं जाऊंगा। माशाल्लाह फखरिया गए, मुस्कुराते हुए गए, है ना, मुस्कुरा रहे हैं। प्रोटोकॉल नहीं लूंगा। हॉलैंड के वजीर आजम की मिसालें दी जाती थी, माशाल्लाह आप देख सकते हैं प्रोटोकॉल जमीन पे नहीं ले रहे हो, हेलीकॉप्टर में। ये बात सही है कि भाई बिल्कुल, उन्होंने कहा जी हेलीकॉप्टर। कराची तशरीफ लाते हैं तो कराची एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस हेलीकॉप्टर में आते हैं। 45 पैसे रुपए, 55 रुपए। हाँ, तो अगर मैं कहता हूं अगर ये है तो फिर कराची में मास ट्रांजिट के लिए सर्कुलर रेलवे नहीं करते हैं, रेलवे ये इनका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, माशाल्लाह हेलीकॉप्टर पे आते हैं, जहाज शांत, मतलब क्या कहूं, वजीर आजम हाउस को खत्म कर दिया जाएगा, वहां पर एक यूनिवर्सिटी होगी। हाँ, वजीर आजम हाउस में नहीं रहूंगा, वहां यूनिवर्सिटी होगी। मुझे अभी तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई यूनिवर्सिटी नजर नहीं आई। एक लेक्चर जरूर दिया था उन्होंने अपने इत्तेहादियों को और अपने MNAs को कि प्लीज बजट पे वोट देने आ जाना। वो लेक्चर हुआ था वहां पे, वो ट्यूशन दी गई थी शायद, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल में अभी तक वजीर आजम हाउस में कायम नहीं की गई है। मैं वजीर आजम बनूंगा, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दी जाएंगी। गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दी जाएंगी। मेरे ख्याल में तो गरीब के घर की दीवारें गिराई गई हैं। गवर्नर हाउस तो आज भी माशाल्लाह कायम और दायम है। बैठे हमारे दोस्त, खफा हो गए शायद। खैबर पख्तूनख्वा में तो मेरी मिल्कियत नहीं है, बलूचिस्तान पंजाब में तो मेरी नहीं है। चलो, मुझे किसी वफाकी वजीर ने कल कहा ही है कि सिंध हुकूमत प्रोटेस्ट करती है उसके ऊपर। सिंध हुकूमत तो बहुत सारी चीजों पे प्रोटेस्ट कर रही है, सारी बातें मान लो हमारी। पंजाब में तो हमारी हुकूमत नहीं है ना, तो पंजाब का गवर्नर हाउस गिरा दो ना, उसकी दीवारें खत्म करो, उसको पार्क में कन्वर्ट करो, जो वादा किया था। मासूमाना, बस क्या करें, वादा किया था। ये क्या बड़ी बड़ी कैबिनेट होती है, काबीना, छोटी काबीना होनी चाहिए। अब माशाल्लाह जब काबीना की तस्वीर खिंचती है तो वजीर आजम छोटे से नजर आते हैं, क्योंकि वो इतनी दूर से खिंचती है, इतनी दूर से खिंचती है, इतने लोग बैठे हैं उसके अंदर कि वो टेबल पर फिट नहीं आते। आप गौर कीजिएगा, कुछ मुशीरान और मामने खुसूसी जो है वो पीछे रो में बैठते हैं, क्योंकि टेबल में कैपेसिटी नहीं है। वो इतनी दूर से खिंचते हैं, वजीर आजम बिल्कुल छोटे से नजर आते हैं। तो छोटी काबीना के ऊपर यह फैसला था। फिर पार्लियामान की बालादस्ती, वजीर आजम कहते हैं ये क्या ऑर्डिनेंस आते हैं,
डेमोक्रेसी के अंदर तो लेजिस्लेशन पार्लियामान के थ्रू होनी चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में जितनी कानून साजी ऑर्डिनेंसेस के जरिए इस हुकूमत ने की है, किसी और ने नहीं की। ये कहते थे कि बहैसियत वजीर आजम मैं हफ्तवार सवालात का जवाब दूंगा पार्लियामान में खड़े होकर। यह वादा था खान साहब का। कई हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, 2 साल गुजर गए, वो हफ्ता सवाल नजर नहीं आया। वो एक क्वेश्चन आवर सेशन कहते हैं ना, बर्तानिया के पार्लियामान में ये होता है, मैं भी करूंगा। आपके कौमी असेंबली के 342 मेंबरान, आपको हटा के 341 मेंबरान आज मुंतजिर हैं कि वजीर आजम साहब आप किस दिन हमारे सवालात का जवाब देंगे। आपके सेनेट के 104 अराकीन मुंतजिर हैं कि हमारा वजीर आजम किस दिन सेनेट आएगा और हमारे सवालात का जवाब देगा। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि आपने जो बातें की वो वफा नहीं की, जो वादे किए वो वफा नहीं किए, अवाम का इस्तेहसाल किया, और आखिर में जो अपना नैरेटिव ये कहते थे कि एंटी करप्शन हमारा बुनियादी टारगेट है, एंटी करप्शन हमारा बुनियादी टारगेट है और हम करप्शन की रोकथाम करेंगे। मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्या 2 साल में पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो गई है? क्या पाकिस्तान में करप्शन में कमी आ गई है? क्योंकि अगर आई होती तो अरबों रुपए का डाका चीनी कमीशन रिपोर्ट में उसकी निशानदही नहीं की जाती, कार्रवाई होती। गंदुम के 2-2 बार स्कैंडल नहीं आते, अद्वियात का स्कैंडल नहीं आता, पेट्रोलियम प्राइसेस, डीजल प्राइसेस का स्कैंडल पाकिस्तान में नहीं आता। तो जो इनका अपना नैरेटिव था एंटी करप्शन के हवाले से, मैं समझता हूं उसकी खुद नफी ये कोई ऑपोजिशन जमात नहीं कर रही है। इनके अपने अपॉइंटेड जो कमीशन, जिसको काबीना अपॉइंट करती है, वजीर आजम अपॉइंट करते हैं, उन कमीशन की रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है। मैं अभी तक मुंतजिर हूं कि क्या कार्रवाई उसके हवाले से की गई है। इन तमाम कहानी को मैं अब कंक्लूड इस बात पे करना चाहूंगा, स्टार्ट मैंने उस खूबसूरत शेर से किया था, कंक्लूड में करना चाहूंगा असद उमर साहब के कल के स्टेटमेंट पे, जिसमें असद उमर साहब ने चौकंदा किया है कि कप्तान क्रीज पर जम गया है। यानी कि एतराफ किया इस बात का कि 2 साल तक कोई हाल नहीं था इन लोगों का। मतलब 2 साल तक एक्सपेरिमेंट करते रहे, अवाम का इस्तेहसाल करते रहे, अवाम का पसीना निकालते रहे, तेल निकालते रहे, ताकि कप्तान अपनी नेट प्रैक्टिस कर सके। ये खुद मैं समझता हूं चार्जशीट है, मुझे नहीं पता असद उमर किसके वजीर हैं। ये चार्जशीट है, मैं समझता हूं वजीर आजम साहब के खिलाफ, कि 2 साल तक अवाम के एक्सपेंस पे आप नेट प्रैक्टिस करते रहे। आपने कहा था आप काबिल हैं, आपने कहा था आपको सब पता है, तमाम मसाइल का हल आप जानते हैं, तो 2 साल तक नेट प्रैक्टिस क्यों कर रहे थे? क्रीज पर तो आपको पहले दिन जम जाना चाहिए था। कौन सा क्रिकेटर है जो 2 साल तक नेट प्रैक्टिस करता है? कौन सा क्रिकेटर है? वो फवाद आलम को तो बेचारे को 1 इनिंग मिलती है, 2 इनिंग मिलती है, इनको माशाल्लाह सिलेक्ट ही नहीं होता। वो तो इनको माशाल्लाह 2 साल मिल गए, क्रीज पर नेट प्रैक्टिस करते रहे, लोग बॉलिंग कराए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा खुदा का खौफ करें, थोड़ा सा मैं समझता हूं इंट्रोस्पेक्शन करें, अपनी परफॉर्मेंस को देखें और कश्मीर के ऊपर माशाल्लाह जो आज हम परेशान हैं, आज हम जो परेशान है कश्मीर के हवाले से, किस तरीके से भारतीय जारियत कश्मीर में हो रही है, वो कौन कर रहा है? मोदी। और मोदी एक मिनट और मोदी जो है, नरेंद्र मोदी को इलेक्शन में जीतने के लिए नेक तमन्नाएं किसकी तरफ से इशू की गई थी? खान साहब की तरफ से। वो मोदी जो कि भारत में मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रहा है, जो कि कश्मीर में ज्यादती कर रहा है उनके साथ, उसको वजीर आजम बनने की नेक ख्वाहिशात तो इमरान खान साहब ने की थी ना। तो बस ये सबूत है माशाल्लाह इनकी नेक नियति का, इनकी परफॉर्मेंस का। जी
एक या इधर से स्टार्ट करके मैं आ रहा हूँ। देखिए, जो कुछ होना चाहिए वो आईनी एतबार से होना चाहिए। हुकूमत जितनी भी खराब हो, जितनी भी इनकॉम्पिटेंट हो, बहैसियत ऑपोजिशन हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि उनकी कोताहियों को आइडेंटिफाई करें, आवाम के सामने उन कोताहियों को बताएं ताकि वो तस्हीह कर सकें, अपनी बेहतरी ला सकें। अब इनका हाल ये है कि मैंने जो नंबर्स पेश किए हैं, अभी 10 मिनट में कोई ना कोई इनका आ जाएगा, जवाब दे देगा सब गलत है। तो जब तक उनको ये एहसास डेवलप नहीं होगा कि उनकी कोताहियां हैं क्या, उनकी खराब कारकर्दगी है क्या, तब तक मैं समझता हूं वो अपने आप को बेहतर बना नहीं सकते। तो मैं समझता हूं बहैसियत ऑपोजिशन के हम पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हुए हैं, कानून के साथ खड़े हुए हैं, आइन के साथ खड़े हुए हैं, और वो करेंगे जो पाकिस्तान का आइन और कानून जिसकी इजाजत है। जी, ये करके मैं आ रहा हूं, अरबाब करके फिर मैं। मैं समझता हूं कि एक चीज का उनको क्रेडिट देना चाहिए कि बेशर्मी में माशाल्लाह इनकी मिसाल नहीं मिलती। ढीठ है, ढीठ है, रच के ना वो इन तमाम गलतियों के बावजूद, इन तमाम इश्यूज के बावजूद वो आज भी कन्विंस्ड हैं कि भाई हम जबरदस्त हैं। तो मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी माशाल्लाह खास बात है इनकी। जी, काई साहब के बाद। बात नहीं की, उसमें तो तकरीबन 100 से 200% इजाफा हो चुका है। दूसरा, आपने आटे की बात की, रात में जो है वो 10 किलो जो है वो आटे के जो बैग है वो 650 रुपये में लिया है। तो आप 20 किलो का अंदाजा लगा लें कितना बड़ा हो गया। और एक सिंध हुकूमत के तर्जुमान के हवाले से आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि कल रात जो है वज़ीर आज़म ने एक बात की है, वो कहा है कि गुंडार बेट पे जो है ना वो हम जो है वो एक नया शहर बनाएंगे। क्या वफाकी हुकूमत बनाएगी? क्या सिंध हुकूमत की तरफ से कोई इजाजत दी गई है कि वो सिंध के जो है वो आइलैंड्स पे जो है जाके कोई शहर बनाए या नहीं बनाए? जब मैंने अद्वियात के हवाले से बात की थी कि अद्वियात का स्कैंडल जितना इनके ज़माने में हुआ है, 2 बार हुआ है, 2 वज़रा के बारे में हम सब मीडिया पर सुनते हैं जो जो चीज़ें हुई हैं, तो मैंने बात की। और आटे के हवाले से भी मैंने बात की, कीमतों में किस तरीके से इजाफा हो रहा है, और मैंने एवरेज प्राइस कोट किया। आपकी बात दुरुस्त है कि सिचुएशन ये सबूत है ना इस बात का कि ये लोग कितने नाअहल हैं। आपको याद होगा 2010 में पाकिस्तान वीट एक्सपोर्टिंग मुल्क बन गया था। हमने प्रो फार्मर एग्री बेस्ड पॉलिसीज बनाई थी, फार्मर को मुस्तहकम किया था, मजबूत किया था। नतीजा ये हुआ कि हमने गंदम को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। आज माशाल्लाह इनकी वजह से यह हाल है कि गंदम का एक मसनूई बहरान क्रिएट किया जा रहा है, और उसकी वजह एक ही है कि हुकूमत माफियाज चलाती हैं। ये हुकूमत की जो भाग दौड़ है वो माफिया के हाथ में। जो तीसरा आपने वजीर आज़म के स्टेटमेंट के हवाले से बात की, मैं आपको एक गुजारिश करना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत आइनी हुकूमत है। सिंध हुकूमत आइन की, कानून की सरबुलंदी में बिलीव करती है, और जो चीज़ भी की जाएगी वो आइन और कानून के मुताबिक की जाएगी। आइन से इनहराफ करने में ना हम बिलीव करते हैं, ना किसी और को करने देंगे। मैंने आपको बताया जो चीज़ होगी वो आइनी एतबार से की जाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर है उसके तहत की जाएगी। जी, कंप्लीट करता है? अच्छा, ओके। नाले जो हैं वो एनडीएमए को मिलते हैं, तो इस वक्त जो कमेटी तश्कील दी जा रही है, क्या सिंध हुकूमत की एनडीएमए के हवाले की जा रही है? कमेटी जो बनाई जा रही है, क्या राजी शाह बंदी जा रही है, क्योंकि उन्होंने कम्युनिट की दिलवाई थी असेंबली से। तो इस वक्त क्या सिंध जो है कमेटी के थ्रू स्थापित किया जा रहा है सिंध में, तो राजी शाह के आयुब खड़ो बनने जा रहे हैं माजी के? तो देखिए, मैंने खुद भी इस बात को कैटेगोरिकली मीडिया पर आके बयान किया है। वज़ीर आला साहब ने खुद भी इस बात को कैटेगोरिकली मीडिया पर आके बात की है, और बाकी हमारे वज़रा ने भी बात की है।
کہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی کمیٹی بنا دی جائے گی اور وہ کمیٹی معاملات کو دیکھے گی، یہ تاثر غلط ہے۔ آئینی قانونی اعتبار سے ایڈمنسٹریٹو معاملات کو لک آفٹر کرنا سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور سندھ حکومت وہ ذمہ داری قانون کے مطابق نبھائے گی۔ تو جو شخص بھی یہ سوچ رہا ہے، جو شخص بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی غیر قانونی چیز کر کے وہ سندھ حکومت کے اختیارات کو سلب کر لے گا، یہ غلط ہے۔ نہ ہم نے ماضی میں یہ چیز ہونے دی ہے اور نہ انشاءاللہ ہونے دیں گے۔ قانونی اعتبار سے، آئینی اعتبار سے چلے گی، جو کام ہونے ہیں وہ ہم کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے این ڈی اے میں کے حوالے سے بات کی، تو یار مجھ سے تو سوال پوچھتے ہو، چیف جسٹس صاحب سے سوال پوچھ لو۔ میں نے فیصلہ تو نہیں کیا نا، یہ سندھ حکومت کا تو فیصلہ نہیں ہے یہ۔ میں بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، I will not mince my words. There should be no contempt of the people of Pakistan. There should be no contempt of the people of Pakistan. لوگوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، آئین پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ڈرایا نہ کریں پلیز۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب کراچی کے حوالے سے ایک منفی پروپیگنڈا کیا گیا کہ کراچی میں ڈیزاسٹر ہو گیا ہے حالیہ بارشوں میں، تو وزیر اعظم صاحب نے چیئرمین این ڈی اے میں کو کراچی بھیج دیا۔ وہ کراچی تشریف لائے، ہماری ان سے ملاقات ہوئی، ایک نہیں 2 ملاقاتیں ہوئی۔ ملاقات میں یہ طے یہ کیا گیا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے آپ کو کہ آپ جائیں کام کریں، تو ہم نے کہا جی 38 نالے جو کے ایم سی صاف کرتی ہے، جو کے ایم سی کی ذمہ داری ہے، اور کے ایم سی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی، تو ہم ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تو چلیں 38 نالوں میں سے 3 نالے آپ کر لیں، آپ ہمارا ہاتھ بٹا دیں۔ 60-65% کام اس کے اوپر ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی ہم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کر لیں۔ ہم نے 3 نالے ان کو کام کرنے کے لیے دیے، 3 نالے، تاکہ مل کے کام کر سکیں۔ کراچی میں کنٹونمنٹ ایریاز بھی ہیں، کراچی کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی بہت سارے کنٹرول ایریا ہیں، صرف پروونشل گورنمنٹ یا کے ایم سی ڈی ایم سی نہیں ہے، کے پی ٹی پورٹ قاسم ہے، کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، ریلوے ہے، سول ایویشن ہے۔ تو نیچرلی آپ کو وفاق کا جو سٹیک ہے اس کے اندر وفاق اگر مدد کرتی ہے، ہم نے کہا نو پرابلم آ جائیں۔ ہم نے 3 نالے کی اجازت دی۔ چیئرمین این ڈی اے میں کراچی سے واپس گئے، اور غالباً ہفتے کا دن تھا، ہفتے اتوار کو، جولائی کا آخری ہفتہ یا اتوار جو تھا، انہوں نے خود برملا یہ کہا کہ مجھے پرائم منسٹر صاحب نے کراچی بھیجا، میں کراچی گیا اور کراچی کی سچویشن بالکل ٹھیک تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا تو مجھے پانی نظر نہیں آیا۔ تو یعنی کہ انہوں نے اس بات کی تائید کر دی کہ سندھ گورنمنٹ نے کام کیا ہے، سندھ گورنمنٹ نے پرفارم کیا ہے۔ اب اگر اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ نہیں سارے نالے این ڈی اے میں کرے گی، تو میں سمجھتا ہوں اس کا سوال ہم نے تو کیٹیگوریکلی، میں یہ بھی بتانا چاہوں گا آپ کو، ہماری طرف سے درخواست گئی پھر کورٹ کو کہ 30 اگست تک کا ٹائم دیا ہے چیف منسٹر صاحب نے، سویپ کے تحت جو نالے صاف ہو رہے ہیں 38 ان کو ختم کرنے کا، اور 60-65% کام ہو چکا ہے، یہ کام ہمیں کمپلیٹ کرنے دیں۔ ہم نے کہا یہ عدالت نے ہماری بات نہیں مانی، ہماری ریکویسٹ نہیں مانی۔ تو یہ سوال میں سمجھتا ہوں سوال بڑا آپ کا اپروپریٹ ہے، بٹ یہ سوال ہم سے تو پوچھتے ہیں، یہ سوال کورٹ سے بھی پوچھیں، کیونکہ ہم تو فیس کرتے ہیں اچھا برا سب کچھ، ہمارے افسران فیس کرتے ہیں، سیاستدان فیس کرتے ہیں۔ ذرا یہ سوال عدالت سے پوچھنے، یہ کر کے